विवेक सर, जिस तरीके की बात ब्रजेश जी उठा रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है उसकी बात कर रहे हैं कि ये अगर भाजपा के किसी नेता पर कोई आरोप लगता है तो ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है, जो शीर्ष नेतृत्व, वो उसको बचाने का काम करती है। जब शीर्ष नेतृत्व पर आरोप आता है तो फिर ये आपके ऊपर आरोप लगाते हैं। ये लेकिन ये सब ठीक है। मणिपुर जैसा जो मामला है, उस मामले में क्या सरकार इस तरीके से कर पाने में कामयाब हो जाएगी? उसको सफलता मिल पाएगी कि वो मणिपुर के इस मामले को छत्तीसगढ़ और राजस्थान और बंगाल के मामले उठा करके और दबाने में कामयाबी उसको मिलेगी ऐसे में? जी राम प्रकाश जी, ये नैरेटिव गढ़ने में बीजेपी संघ परिवार बहुत माहिर है और इनका पुराना उसमें महारत इनको हासिल है और ये 100 सालों से प्रोपेगेंडा के अलावा दूसरा कुछ कर ही नहीं रहे। तो किस तरह से लोगों के मन को कलुषित किया जाए, किस तरह से लोगों को बहकाया जाए, ये इसमें इनका बहुत अच्छा ट्रेनिंग है। तो अभी जो कुछ भी वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मणिपुर में जो घटना है उसकी तुलना वो बाकी घटनाओं के साथ कर रहे हैं। ये देखिए, ये इनकी एक आइडियोलॉजी का एक मेन स्टे है। ये जिनको ये बहुत मानते हैं, स्वतंत्र वीर सावरकर कहते हैं उनको, वीर सावरकर जिनको साधारणतः लोग कहते हैं, और मैं सिर्फ वीदा सावरकर कहता हूँ, उनका जो इनिशियल है। तो सावरकर जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि एक शिवाजी महाराज के जीवनी की घटना है। एक कल्याण के सूबेदार थे, एक मुस्लिम, उनकी बहू जो है वो पकड़ कर ले आए थे शिवाजी के सैनिक। तो शिवाजी ने कहा कि ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, इनको बाइज्जत उनके घर पहुंचा दिया जाए। तो वो जो कल्याण की सूबेदार की बहू थी, जो बहुत सुंदर थी ऐसा कहते हैं, उनको बाइज्जत उनके घर पहुंचाया गया। उसके ऊपर सावरकर लिखते हैं कि ये सद्गुण विकृति है। सद्गुण विकृति यानी युद्ध में महिलाओं का इस्तेमाल जायज है, ये वो करना चाहिए, इस तरह का एक संदेश ये नहीं करना चाहिए था शिवाजी महाराज ने। शिवाजी महाराज ने उस महिला को एक युद्ध बंदी के तौर पर रखना चाहिए था और उसका उपयोग ब्राउनी पॉइंट्स, पॉलिटिकल पॉइंट्स, मिलिट्री पॉइंट्स स्कोर करने के लिए करना चाहिए था। ऐसा स्पष्ट शब्दों में सावरकर जी ने लिखा है। तो युद्ध में या फिर इस तरह के स्ट्राइफ में महिलाओं का उपयोग बहुत जायज़ है। इस तरह की आइडियोलॉजी को ये लोग बिलोंग करते हैं, इस आइडियोलॉजी को ये लोग मानते हैं। इसलिए मणिपुर में जो हुआ है उससे उनको किसी भी तरह से, आप देखिए आपके आजू बाजू में जो भी मोदी भक्त है, उनके घर की महिलाओं से पूछिए आप। पुरुषों को तो जाने दीजिए, पुरुषों को इसमें इस मामले में सेंसिटिविटी बहुत कम होती है। आप महिलाओं से पूछिए, वो भी यही कहेगी, वो भी उन महिलाओं का पक्ष नहीं लेगी। इनके घरों की महिलाएं भी इसी तरह की बात करेगी। आप, मैं खुद जानता हूं ऐसे लोगों को, वो व्हाट अबाउटरी करेगी। तो फिर उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में नहीं होता है, फिर बंगाल में नहीं हुआ है, फिर राजस्थान में नहीं हुआ है। तो आज मैंने फिर एक फेसबुक पे पोस्ट भी लिखी है जिसमें मैंने ये लिखा है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान में जो घटना हुई होगी, बंगाल में जो घटना हुई होगी और मणिपुर की घटना, इसमें इसमें आपको अगर अंतर नहीं दिखता है, इसका मतलब आप एक तो अंधे हैं, या फिर आपको आपकी बुद्धि कम है, या फिर आप किसी गलत विचारधारा से कलुषित है आपका मन। मणिपुर में क्या हुआ है? मणिपुर में उन महिलाओं को पुलिस ने उन दरिंदों के हाथों में दे दिया है। ऐसा कहीं हुआ है क्या? बंगाल में ऐसा हुआ है कि किसी महिला को पकड़कर पुलिस ने 1000 लोगों के हाथ में दे दिया कि जाओ ले जाओ इनको, इनके साथ क्या करना है कर लो? ऐसा राजस्थान में हुआ है। ये दलितों और स्त्रियों पर, पिछड़े जाति और स्त्रियों पर इस देश में अत्याचार हजारों साल से चल रहा है, और वो बीजेपी वाले स्टेट में भी होता है, कांग्रेस वाले स्टेट में भी होता है, कल भी होता था, आज भी हो रहा है और कल भी होगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन सामाजिक जो विषमता है उसके चलते कोई एक व्यक्ति, सवर्ण जाति का व्यक्ति किसी एक दलित जाति के व्यक्ति पर अत्याचार करता है, या फिर किसी स्त्री पर अत्याचार करता है, वो तो सदियों से चलता आ रहा है किस्सा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक सामाजिक प्रकल्प हाथ में लिया गया है, ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक युद्ध के अंदर
प्रतिस्पर्धी जो है उसकी महिलाओं पर अटैक करना, उसकी महिलाओं का चीरहरण करना, उसकी महिलाओं के साथ अत्याचार करना, ये एक युद्ध का प्रयोग है, इस प्रयोग के तौर पर किया गया है। वैसा राजस्थान में जो हुआ है वो वैसा नहीं है, बंगाल में जो हुआ है वो वैसा नहीं है। मणिपुर में और बंगाल में, मणिपुर में, राजस्थान में जो हुआ उसमें अंतर है। ये तो उत्तर प्रदेश में भी होता है, वहां पर तो आपका राज है। फिर क्या वो जो वहां के मुख्यमंत्री है उनको रिजाइन कर देना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश में भी होता है, ये उड़ीसा में भी होता है, वहां पे तो आपके मित्र पक्ष है। ये आंध्र प्रदेश, ये हर स्टेट में होता है। ये ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर इस तरह की घटना नहीं होती। लेकिन जो मणिपुर में हुआ वो कहाँ हो रहा है? तो इतना ये सब इनको, ये हमको समझता है, इनको समझता नहीं, ऐसा नहीं है, इनको समझता है, इनको पता है उसमें फर्क है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा में विश्वास करते हैं कि झूठ को 100 बार कहो, उसका इम्पैक्ट जो है वो सच को ब्लंट करने में हो करो। ये नीति है। इस नीति के तहत ये खुद प्रधानमंत्री भी करते हैं, ये गृह मंत्री भी करते हैं। अब ये अनुराग जो भी है मंत्री आपने कहा, वो तो क्या है, गोली मारो वाले मंत्री है। उनका क्या है, वो तो कुछ भी बकेंगे, उनके मुंह में जो है वो बकेंगे, उसका क्या है, उसको क्या इतना तवज्जो देनी है। लेकिन ये मणिपुर में जो हो रहा है वो एक युद्ध के तौर पे एक प्रकल्प, एक प्रोजेक्ट है, जैसा गुजरात में हुआ। क्यों क्यों मोदी जी चुप थे गुजरात में? उसी तर्ज पर मोदी जी मणिपुर में चुप है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट गुजरात में किया गया वही प्रोजेक्ट मणिपुर में किया जा रहा है। राम प्रकाश मैं विवेक सर आपके पास आ जाता हूं फिर से। जो बात सर हम लोग, एक चीज जो देखने में आ रही है, विपक्ष जो मांग कर रहा है कि भाई प्रधानमंत्री सदन में आए, सदन में आकर के देश को जो सच्चाई है वो बताएं। बाहर आप प्रेस से बात कर लेते हैं, मन की बात आप हमेशा करते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाते रहते हैं। अक्सर कई तमाम पीछे के मामले आप 9 साल में देख लीजिए तो कई ऐसे मामले हैं जब लगातार विपक्ष की तरफ से इस तरीके की मांग रखी गई, लेकिन कभी प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए सदन में नहीं आते हैं। कभी भूले भटके आ गए तो सीना ठोक के बताते हैं कि एक अकेला सब पर भारी और ये फलाना ढिमका। आखिर ये सदन में जवाब देने से बचते क्यों हैं? क्या दिक्कत रहती है सदन में जवाब देने से? जी, स्पष्ट है कि उनको, उनका जो ईगो है वो इतना बड़ा है कि वो समझते नहीं कि उनकी कोई जवाबदेही है। वो किसी को भी जवाब देना उनको पड़े, ये उस तरह की मानसिकता ही उनकी नहीं है। इसीलिए वो प्रेस से भी बात नहीं करते। कोई मतलब उनको गवारा ही नहीं ये बात कि कोई उनसे सवाल करे। उनको लगता है कि उनका ईगो जो है वो इतना बड़ा है कि कोई उनसे सवाल करे, वो इस बात को वो हजम ही नहीं कर सकते। ये बेसिक बात है। तो और लोकसभा में देखिए उनका प्रेजेंस जो है, पिछले 10 सालों में बहुत ही कम वो लोकसभा में आते हैं, बहुत कम पार्लियामेंट में बैठते हैं। और ये उनके बारे में मुझे लगता है कुछ एक अभ्यास भी हुआ है, कुछ स्टडी भी हुआ है, वो कितने घंटे पार्लियामेंट में बैठे, उसकी कंपैरिजन बाकी प्राइम मिनिस्टर से की जाए तो बिल्कुल मैं गारंटी से कहता हूं कि ये सबसे कम समय पार्लियामेंट में बिताने वाले प्रधानमंत्री है। तो आपने फिर इतना बड़ा पार्लियामेंट क्यों बनाया? किसके लिए बनाया? शोबाजी के लिए बनाया? दुनिया को शोबाजी कर दिखाने के लिए कि देखिए हमने पार्लियामेंट बनाया। अगर उस पार्लियामेंट में आपको जाना ही नहीं है, उस पार्लियामेंट के नियमों का पालन नहीं करना है, उस पार्लियामेंट में लोगों के प्रतिनिधियों ने उठाए हुए सवालों का जवाब नहीं देना है, तो इतना पैसा खर्च करके ये पार्लियामेंट बनाया क्यों आपने? तो ये सारा जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है उनके कंडक्ट में, वो इतना स्टार्क है कि क्या कहे। मतलब अगर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बैठ के शांति से लोगों की बात, आप कॉन्ट्रास्ट देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में इनका कॉन्ट्रास्ट देखिए, वो किस तरह से लोगों की बात सुनते थे। और पूरी मतलब कोई आधा घंटा बात करे, कोई पौन घंटा बात करे, शांति से बैठ के सुनते थे और जवाब भी देते थे। ये फर्क है, इसको, ये कल्चरल डिफरेंस है। एक ही पार्टी के दो लोग हैं, एक ही पार्टी के दो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कंडक्ट देखिए, बर्ताव देखिए, दोनों का कितना फर्क है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने थोड़ा सा अटल बिहारी वाजपेयी से समझना चाहिए, सुनना भी चाहिए, उनकी बातें पुरानी थोड़ी सी क्लिपिंग्स देखनी चाहिए, और किस तरह से एक प्रधानमंत्री का कंडक्ट पार्लियामेंट में होना चाहिए, इसका थोड़ा सा प्रशिक्षण वो पहले ले ले। लेकिन मुझे खात्री है कि वो नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि वो जवाबदेही में विश्वास ही नहीं करते। किसी से भी कोई भी सवाल आए, ये उनको बिल्कुल ही गवारा नहीं है। ये उनके पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम है, ये उनके व्यक्तित्व का दोष है। उसके लिए शायद वो कुछ कर नहीं सकते। एक हैबिचुअल एक इस तरह का कंडक्ट उनका हो गया है, कहीं भी वो किसी भी सवाल का जवाब देना
उन्हें गवारा नहीं है, ये बात स्पष्ट है। तो जी बाकी बाकी दूसरा कोई कारण मुझे लगता नहीं। और उनको ऐसा नहीं कि उनके पास समय नहीं है, भाई हर हर वंदे भारत ट्रेन का अगर वो फ्लैग ऑफ कर सकते हैं, इतना समय उनके पास है, तो क्या वो पार्लियामेंट में आके बैठ नहीं सकते? समय बहुत है, सर, वंदे लेकिन आना नहीं है वंदे उनको। भारत वंदे भारत ट्रेन से अब आगे की बात हो चुकी है। वंदे भारत ट्रेन पुरानी बात हो गई सर। 70,000 नौकरियां सरकार ने दे दिया, उनका नियुक्ति पत्र बांट दिया गया है। वो अलग बात है कि उसका आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा, परीक्षा कब हुई ये आपको पता नहीं होगा, रिजल्ट कब आया ये आपको पता नहीं होगा, कहाँ परीक्षाएं हुई ये सब नहीं पता होगा आपको, लेकिन 70,000 नियुक्तियों की बात सबको पता है, पूरी मीडिया में दिखाई गई है, हर जगह छपा है, आप कहीं भी देख लीजिएगा सर। विवेक सर, बस संक्षेप में एक सवाल, चूंकि अब भटका मुद्दों को भटकाने के लिए कई सारी चीजें चलाई जानी शुरू हो चुकी हैं। अब एक तरफ फिर से सीमा की वापसी हो गई है टीवी पर, दूसरी तरफ ज्ञानवापी का मामला जो है आज वो मीडिया में दिखाया जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की चीजें जो फिर से शुरू हो गई हैं। मैं महाराष्ट्र वाली बात आपसे कर लेना चाहता हूं सर। जिस तरीके से अजीत पवार को सीएम बनाने की चर्चा को एक बार फिर से हवा देना शुरू की जा चुकी है, अमोल मिटकरी की जो ट्वीट आया था उसको लेकर के चीजें चलाई जानी शुरू हो चुकी है। बस इस पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी आपकी, उसके बाद सर चूंकि हम लोग का समय पूरा हो चुका है। सर विवेक जी। जी राम प्रकाश जी, महाराष्ट्र के बारे में कहने से पहले मैं थोड़ा सा मणिपुर के बारे में कहूँगा। जी हमारा आज जी का जी। विषय है। मैं ब्रजेश जी से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने भी अपने पहले वक्तव्य में यही कहा कि एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के तहत सब किया जा रहा है। आप इसकी कंपैरिजन कीजिए गुजरात से। गुजरात में जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, उसी तरह से बिल्कुल घटनाक्रम यहाँ पर भी हो रहा है। वहाँ पर भी प्रधानमंत्री दूसरी ओर देख रहे थे, यहाँ पर भी दूसरी ओर देख रहे हैं। आप प्रधानमंत्री से क्या अलग अपेक्षा करेंगे? अगर वो गुजरात में जिस तरह से वो चुप्पी साधे थे, या फिर गुजरात में सारी जो हिंसा हो रही थी उसको खुली आंखों से देख रहे थे, लेकिन कर कुछ नहीं रहे थे, कर कुछ नहीं पा रहे थे, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, कर कुछ नहीं रहे थे। बिल्कुल उसी, अगर वो मणिपुर में कुछ कर लेते तो फिर वो गुजरात में उन्होंने क्यों नहीं किया, ये सवाल उनको पूछा जाता ना। अगर मणिपुर का जो जो वायलेंस है उसको वो कंट्रोल कर लेते, अगर वो चाहते कि न हो तो वो कर सकते थे, लेकिन वो करना नहीं चाहते। क्योंकि मणिपुर में अगर वो कंट्रोल कर लेते तो सवाल पूछा जाता था, ये तो आप गुजरात में भी कर सकते थे, वहां क्यों नहीं किया आपने? वो नहीं करना चाहते क्योंकि ये आरएसएस का प्रोजेक्ट है। आरएसएस नॉर्थ ईस्ट में आरएसएस ने जो अपनी नजर सदियों से, कई सालों से गड़ाई हुई है, वो इसलिए कि वहां पर क्रिश्चियन मेजोरिटी है कई राज्यों में, और वो उनका ऐसा डर है कि नॉर्थ ईस्ट कहीं भारत से अलग न हो जाए, इसलिए कई दशकों से उनके प्रचारक वहां काम में लगे हैं, और आज भी उनका वहां पर काम है। वो चाहते हैं कि क्रिश्चियन जो मेजोरिटी है वहां की, उनको एक मैसेज दिया जाए। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि भाई पुलिस का जो शस्त्रागार है, पुलिस का जो आर्मरी है, वहां से लोग उठाकर शस्त्र उठाकर लूट कर भाग कर लेके जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है? भाई 50,000 के करीब पैरामिलिट्री फोर्सेस है, क्या कर रहे हैं वो? पुलिस क्या कर रही है? आदेश तो यही होगा, शायद ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मत करिए, नहीं तो फिर उनको निकाल दीजिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस को इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं हम, अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे? 35 लाख की आबादी इतने इतने बड़े स्टेट की, मतलब वो पूरे स्टेट में फैली हुई है। नागपुर शहर की पॉपुलेशन 35 लाख है। एक 200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए शहर में 35 लाख लोग हैं, उसको अगर एक पुलिस फोर्स कंट्रोल कर सकती है, तो इतने बड़े स्टेट में 35 लाख लोग अगर फैले हुए हैं, तो उनको इतने 50,000 की तादाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस, हजारों की तादाद में पुलिस, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ऐसा हो सकता है? पुलिस के शस्त्र जो है वो उठाकर लोग भाग कर लेके जा रहे हैं, कि हाथ में दिए जा रहे हैं उनके, ले जाइए, आपको जो करना है करिए, इस तरह का संदेह उपस्थित होता है उसमें? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने गुजरात में जो किया वही मणिपुर में उसी तरह का कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने कहा, ब्रजेश जी कह रहे हैं वो सच है। आरएसएस यहाँ पर भी एक एक बात का संदेश देना चाहती है कि ये सब नहीं चलेगा, क्रिश्चियनिटी वगैरह, और ये क्या कहते हैं उसको, प्रोसेलाइटेशन वगैरह नहीं चलेगा, हम ये नहीं होने देंगे। ये भाई 200-250 चर्चेस क्यों गिराई जा रही है? उसका संबंध अगर एथनिक वायलेंस से है, तो रिलीजियन कहाँ से आ गया? आपने चर्चेस क्यों तोड़ी है लोगों की? तो उसका सीधा संबंध रिलीजन से है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी। आप, जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जी के दिन बस अभी उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। आप देखिए विधानसभा का ये सत्र खत्म होते होते शायद एकनाथ शिंदे जी को ये बताया जाएगा कि आपका खेल खत्म है। अभी अजीत पवार जो है
वो शायद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस तरह की बातें मैं सुन रहा हूँ, मुझे पता नहीं, ये सब सारा स्पेकुलेशन है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी का खेल तो खत्म है, इसमें कोई शक नहीं। आज है, कल है या परसों है, बस इतना ही हमें इंतजार करना है कब होगा वो, लेकिन जल्द ही होगा, इसमें कोई शक नहीं।